हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आर.एस. कर्नावा ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज हमारा एमाइन का सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम एमाइन में आइसोमरिज्म, एमाइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिसिटी पढ़ेंगे। बाकी की केमिकल रिएक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। गाइज, हमने लास्ट लेक्चर में एमाइन का नोमेनक्लेचर और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो गाइज, एमाइन में आइसोमरिज्म स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आइसोमरिज्म का पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आइसोमरिज्म होती क्या है। देखो, आइसोमरिज्म का मतलब है कि वे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। अब देखो, प्रॉपर्टीज में कुछ भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकती है, या फिर मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स लगे होते हैं उनका अरेंजमेंट भी अलग अलग हो सकता है। कहने का मतलब आप ये समझो आइसोमरिज्म में कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का, लेकिन कुछ ना कुछ अलग होगा। ठीक है ना। तो देखो, आइसोमरिज्म दो टाइप की होती है, थोड़ा सा बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। आइसोमरिज्म दो टाइप की होती है, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है। अब देखो, स्टीरियो आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूल्स के साथ जो एटम्स लगे होते हैं ना, उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। तो ये तो अपनी यूनिट आएगी तो हम उसमें पढ़ेंगे। अब देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग। ठीक है ना। देखो, आइसोमरिज्म का एक एग्जांपल बताता हूं मैं, उसके बाद देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एमाइन से शो करती है तो इसके बारे में पूरा बताऊंगा। पहले आप एक एग्जांपल समझो। मान लो हमारे पास ये दो कंपाउंड है, एक तो है हमारे पास डाईमेथिल ईथर और एक हमारे पास है एथेनॉल। ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग कंपाउंड है, इनका सब कुछ अलग अलग है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सारी अलग अलग है। अब देखो, इनका फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसके पास दो कार्बन है और इसके पास भी दो कार्बन है, तो C2। इसके पास 6 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन, और दोनों के पास एक एक ऑक्सीजन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हुए। ठीक है ना। अब देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात करते हैं। देखो, स्टीरियो आइसोमरिज्म की चर्चा हम यहां पर नहीं करेंगे, वरना तो आइसोमरिज्म में ही उलझे रहेंगे हम। ठीक है ना। अब देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मतलब यह है कि जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म भी 5 टाइप की होती है। देखो कौन कौन सी होती है। एक तो होती है चेन आइसोमरिज्म, ठीक है। एक होती है पोजीशन आइसोमरिज्म, एक होती है फंक्शनल आइसोमरिज्म, एक होती है मेटेमरिज्म और एक होती है टॉयटोमरिज्म। तो गाइज, जो एमाइंस है वो ये 4 आइसोमरिज्म शो करते हैं। ठीक है ना। अब चेन आइसोमरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा और कार्बन चेन अलग अलग होगी। पोजीशन आइसोमरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होगी। कहीं पर 1 कार्बन पर लगा हुआ है, कहीं पर 2 कार्बन पर लगा हुआ है ना। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होगी। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा। अभी आपको एग्जांपल बताया था, एक ईथर था और एक एल्कोहल था। और मेटेमरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप बीच में आएगा। और टॉयटोमरिज्म आपको यहाँ पर पढ़नी नहीं है। तो जो एमाइंस होते हैं वो ये 4 आइसोमरिज्म शो करते हैं। अब हम एमाइंस में आइसोमरिज्म पढ़ लेते हैं। तो देखो, तो आप सबसे पहले तो ये लिख सकते हो कि एमाइंस है वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करते हैं। ठीक है ना। तो देखो, एमाइंस शो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है। और स्ट्रक्चरल में फर्स्ट अपनी आती है चेन आइसोमरिज्म। तो डायरेक्ट एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। तो चेन आइसोमरिज्म का मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम जबकि कार्बन चेन अलग अलग। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ये दो कंपाउंड है,
ठीक है ना, और एक ये कंपाउंड है। ठीक है, अब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, इसके पास कितने कार्बन है, 4, इसके पास भी 4 कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11, तो 11 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। अब इसके पास हाइड्रोजन 3 6 7 9 और 2 11 और 1 नाइट्रोजन है। तो देखो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कार्बन चेन अलग अलग है। इसमें स्ट्रेट चेन है कार्बन की और इसमें ब्रांच्ड चेन है। देखो एक ब्रांच लगी हुई है ना, तो चेन आइसोमेरिज्म तो आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन कार्बन चेन अलग अलग हो। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, तो ये एग्जांपल लिख लेना आप। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म आती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो। तो देखो इसी से बना दूंगा मैं। एक तो हमारे पास ये है, चलो 3 कार्बन वाला ही कर लेते हैं। एक तो ये है हमारे पास और एक ये है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, आपका जो NH2 है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। और यहां पर देखो ये जो NH2 है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। आ गई ना बात समझ में। पोजीशन का मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो। यहां पर देखो यह 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन तो जानते ही होंगे। जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ता है ना वो 1 डिग्री होता है, यानी कि प्राइमरी कार्बन होता है। यह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यह प्राइमरी है। जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ता है वह सेकेंडरी होता है। तो यह जो कार्बन है ना वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यह सेकेंडरी है। तो आ गई ना बात समझ में। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, आप काउंट करके लिख सकते हो, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग है। यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है जबकि यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है। यहां पर गाइज जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, ध्यान देना, यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन सेम थी। कैसे थी, ये कार्बन जो है ये 1 डिग्री है और इससे ये कार्बन है तो ये भी 1 डिग्री है। ध्यान देना, इस कार्बन से भी एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री कार्बन है और इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री कार्बन है। तो यहां पर तो चेन डिफरेंट थी, यहां पर पोजीशन डिफरेंट है। यहां पर ये आपका फंक्शनल ग्रुप है वो 1 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है और ये आपका फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है। तो गाइज अब नेक्स्ट अपनी आती है फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म, तो फंक्शनल आइसोमरिज्म का मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो। तो सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो आपके पास एक तो ये एमीन दी हुई है और एक ये दी हुई है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, दोनों के पास 2 कार्बन है, ठीक है। दोनों के पास हाइड्रोजन देखो 3 2 5 2 7, 3 4 और 7 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। आपको पता है कि ये प्राइमरी अमाइन है और यह सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है ना। ये प्राइमरी अमाइन है और ये सेकेंडरी अमाइन है। आगे ना बात समझ में। देखो ऊपर वाले में तो केवल चेन डिफरेंट थी, ये जुड़ा हुआ है 1 डिग्री से, ये भी जुड़ा हुआ है 1 डिग्री से, पोजीशन सेम है ना, केवल चेन डिफरेंट है। इसमें स्ट्रेट चेन है, सीधी चेन है और इसमें ब्रांच्ड चेन है, ब्रांच लगी हुई है। दूसरे में पोजीशन अलग अलग थी कि इसमें फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसमें फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम है। प्राइमरी एमीन है, NH2 का मतलब प्राइमरी एमीन और ये प्राइमरी एमीन या फिर प्राइमरी अमाइन जो आप प्रोनाउन करते हो। यहां पर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, ये आपका प्राइमरी अमाइन है और ये देखो आपका सेकेंडरी अमाइन है। तो गाइज ये हो गई फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो गाइज अपनी नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है मेटामेरिज्म।
तो देखो मेटामेरिज्म जो है वो सेम टू सेम इसके जैसी है, लेकिन एक कंडीशन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप बीच में ही आता है, क्योंकि इसका हिंदी नाम होता है मध्यावयवता, यानी कि फंक्शनल ग्रुप मध्य में आएगा, यानी कि बीच में आएगा। अब देखो ये तो प्राइमरी अमाइन भी शो कर सकती है फंक्शनल आइसोमरिज्म कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, लेकिन इसमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप बीच में ही आएगा, यानी कि प्राइमरी अमाइन ये आइसोमरिज्म शो नहीं करेगी। तो प्राइमरी अमाइन डज नॉट शो दिस आइसोमरिज्म, तो ये बात लिख लेना। तो एग्जांपल दो ना, तो एक तो सेकेंडरी अमाइन ले लो और एक टर्सरी ले लो। तो देखो सेकेंडरी तो ये हो गई, ये सेकेंडरी होगी, और इसी की टर्सरी बना लो, ये देखो टर्सरी हो गई, ये टर्सरी होगी और ये सेकेंडरी हो गई, ठीक है ना। तो सेम टू सेम इसके जैसे, बस एक बात ध्यान रखना कि प्राइमरी अमाइन है ना वो ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगी। तो गाइज फॉर्मूला देख लो, दोनों में 3-3 कार्बन है, तो ये लो हाइड्रोजन देखो 3 2 5 6 और 3 9, 3 3 6 और 3 9, हाइड्रोजन है 9 और दोनों में 1-1 नाइट्रोजन है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, आ गई बात समझ में। तो गाइज अमाइंस ये आइसोमरिज्म शो करती है। तो गाइज अब हम अमाइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो देखो सबसे पहले कलर और ऑर्डर पर बात करते हैं। तो अमाइंस होती है वो कलरलेस होती है, लेकिन वो एयर के कांटेक्ट में आ जाती है ना तो उनमें कलर डेवलप हो जाता है, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आने से उनका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो देखो प्योर अमाइंस आर कलरलेस बट डेवलप कलर ऑन कीपिंग इन एयर बाय ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है कि ठीक प्योर जो अमाइंस होती है वो कलरलेस होती है, लेकिन जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आती है तो उनमें कलर डेवलप हो जाता है, क्योंकि एयर उसका ऑक्सीडेशन कर देगी, ठीक है ना। तो गाइज नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी। तो देखो अमाइंस वाटर के अंदर सोल्यूबल है, क्योंकि वो वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है। तो देखो अमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेती है। तो देखो ये आपकी प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है और ये टर्सरी अमाइन है। तो जिस अमाइन के पास जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे ना वो उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी और उतनी ही ज़्यादा सोल्यूबल होगी। तो इस अमाइन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है तो यह सबसे ज़्यादा सोल्यूबल, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो गाइस देखो सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर, तो ये जो सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर है ना वो आप इसके साथ लिख लेना, ठीक है ना। अब सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ एल्किल ग्रुप। अब देखो एल्किल ग्रुप का मतलब हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का मतलब नॉन पोलर, और वाटर के अंदर नॉन पोलर स्पीशीज डिजोल्व नहीं होती है। तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा इसका मतलब नॉन पोलर पार्ट का साइज बढ़ेगा, इसका मतलब सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा ना तो यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेगा, यानी कि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी तो सोल्यूबिलिटी कम हो। तो गाइज नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है, कि जो अमाइन ज़्यादा बॉन्डिंग बनाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बनाएगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब आपको पता है कि वह अमाइन ज़्यादा बॉन्डिंग बनाएगी जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो, तो इसके पास प्राइमरी अमाइन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसका मतलब यह ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट में तो आपको अमाइन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है, ठीक है ना, जबकि सोल्यूबिलिटी में आपको वाटर के साथ बनानी है। तो बात दोनों एक ही है, जो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वाटर के साथ वो ज़्यादा सोल्यूबल, और जो आपस में ज़्यादा बनाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो दोनों ही कंडीशन में आप ये बात समझ गए कि जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे ना वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर सेम ही है और सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर भी सेम ही है।
तो गाइज अब हम अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बेसिसिटी पढ़ेंगे। तो बेसिसिटी आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगी। अगर एक बार ध्यान हट गया ना तो बेसिसिटी समझ में नहीं आएगी। तो गाइज ध्यान से समझना, बेसिसिटी। तो देखो अमाइंस की बेसिसिटी 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो करती है प्लस आई इफेक्ट पर, ठीक है, एक डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, है ना। कैसे डिपेंड करती है अब समझोगे आप। और एक डिपेंड करती है स्टेरिक हिंड्रेंस पर, स्टेरिक हिंड्रेंस पर। तो सबसे पहले हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं। तो गैसियस स्टेट में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह नहीं लगता है। तो गैसियस स्टेट में हम केवल प्लस आई इफेक्ट देखेंगे। तो गाइज मान लो ये हमारे पास टर्सरी अमाइन है, ठीक है, ये टर्सरी अमाइन है। ध्यान से समझना, ये सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है, और ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है ना। अब देखो बेस वो होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है ना, अपना लोन पेयर डोनेट करे वो बेस। जो जल्दी लोन पेयर डोनेट करे ना वो स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको पता है कि तीनों नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, यानी कि ये तीनों बेस तो है। अब हमें इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस देखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपको पता है कि लोन पेयर दे वो बेस, जो जल्दी दे वो स्ट्रॉन्ग बेस। अब हमें यह देखना है कि कौन सा नाइट्रोजन जल्दी अपने लोन पेयर देगा। तो अब हम प्लस आई इफेक्ट देखते हैं। तो एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट का मतलब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को भेजना। तो एल्किल ग्रुप यहां पर 3 लगे हुए हैं, तो 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे इस नाइट्रोजन के पास, इस नाइट्रोजन के पास 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। प्लस आई इफेक्ट का मतलब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को भेजना, ठीक है ना। और यहां पर एक एल्किल ग्रुप है तो इसके पास एक तरफ से ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो गाइज अब आप बताओ कौन से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है कि इस नाइट्रोजन के पास 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ाई करेंगे। इससे अच्छा क्या होगा, ये लड़ाई करने से अच्छा है कि जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दे, वरना तो लड़ाई खुद ही कर लेंगे ये, ठीक है। तो टर्सरी जो अमाइन होती है उसमें नाइट्रोजन पर 3 एल्किल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसलिए ये जो लोन पेयर है वो डोनेटिंग के लिए सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है। तो जल्दी ये देगा ना, तो टर्सरी अमाइन सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। तो गाइज गैसियस स्टेट में तो कुछ भी आपको करना नहीं है, केवल प्लस आई इफेक्ट देखना है। तो देखो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी टर्सरी अमाइन, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन और उसके बाद प्राइमरी अमाइन। तो ये तो है प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग। अब गैसियस स्टेट की बात नहीं करके अब हम एक्वस स्टेट की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आप समझना। तो देखो ये तो आप समझ गए कि गैसियस स्टेट में हम प्लस आई इफेक्ट देखते हैं, और प्लस आई इफेक्ट के कारण अमाइंस का जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो ये आता है। अब हम बात करते हैं एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट का मतलब हमने अमाइन को पानी के अंदर डाल दिया। अब सबसे पहले हम प्लस आई इफेक्ट देखेंगे। तो प्लस आई इफेक्ट के अनुसार ये ऑर्डर होगा, यानी कि प्लस आई इफेक्ट ये बोलता है कि टर्सरी अमाइन ज्यादा बेसिक होगी। अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे और रिजल्ट को निकालेगा, इन दोनों की लड़ाई का ये स्टेरिक हिंड्रेंस रिजल्ट निकालेगा। तो ध्यान से समझना। तो देखो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये मेरे पास प्राइमरी अमाइन है। अब तीनों अमाइन को मैं पानी के अंदर डाल रहा हूं, तो ध्यान से समझना। तो ये मेरे पास प्राइमरी अमाइन है, इसको मैंने वाटर के अंदर डाला।
तो आपको पता है कि वाटर ब्रेक होता है H+ में और OH- में, और आपको पता है कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, और आपको पता है कि ये बेस है, तो बेस वो भी होता है ना जो H+ को एक्सेप्ट करे, एसिड वो जो H+ को डोनेट करे। तो यह क्या करेगा, अपने लोन पेयर इस H+ को देगा, यानी कि कहने का मतलब ये जो H+ है वो इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि आपके पास ये कैटायन बन गया, ठीक है ना, और साथ में OH- ये बन गया। तो प्राइमरी अमाइन से आपके पास ये स्पीसीज बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी अमाइन की। तो सेकेंडरी अमाइन को जब आप वाटर के अंदर डालोगे तो ये भी इसका हाइड्रोजन ले लेगी, तो R2NH2 इस पर पॉजिटिव चार्ज और OH-। अब आप टर्सरी अमाइन को डालोगे वाटर के अंदर तो यह भी इसका हाइड्रोजन ले लेगी, तो आपके पास बन गया R3NH+ और OH-। आ गई बात समझ में। अब देखो इन तीनों जो कैटायन है इनकी स्टेबिलिटी देख लो, जो ज्यादा स्टेबल होगा ना, ठीक है, इसको हम सोल्वेशन इफेक्ट बोलते हैं, ध्यान रखना। अब ये सोल्वेशन देखोगे आप क्या होता है, सोल्वेशन इफेक्ट, ठीक है। तो देखो प्राइमरी अमाइन को जब हम वाटर के अंदर डालते हैं तो ये कैटायन बनता है, ये स्पीशीज बनती है, सेकेंडरी को डालते हैं तो ये बनता है, टर्सरी को डालते हैं तो ये बनता है। अब देखो इन तीनों की स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं, जो ज्यादा स्टेबल होगा ना वो जल्दी बनेगा। अब देखो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी बनेगा, और ये बने कैसे हैं, ध्यान दो, ये कैटायन कब बने हैं, H+ अमाइन द्वारा H+ एक्सेप्ट किए गए हैं तब ये कैटायन बने हैं। अब जो कैटायन जल्दी बनेगा इसका मतलब उसके कोरेस्पोंडिंग अमाइन ने जल्दी H+ को एक्सेप्ट किया है, इस बात पर गौर कीजिएगा, ठीक है ना, कि इन कैटायंस की स्टेबिलिटी बताऊंगा मैं। तो इन कैटायंस में जो ज्यादा स्टेबल होगा वो पहले बनेगा। हम ये जानते हैं कि केमिस्ट्री में जो स्टेबल स्पीशीज होती है ना वो बनती है, तो इनमें जो ज्यादा स्टेबल होगा वो पहले बनेगा। आगे बात समझ में। एक बात ये ध्यान दो कि जो H+ एक्सेप्ट करे ना वो बेस, और जो जल्दी एक्सेप्ट करे ना वो स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो इनमें जो कैटायन जल्दी बनेगा इसका मतलब उसके कोरेस्पोंडिंग एमाइन ने जल्दी H+ को एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब वो ज्यादा बेसिक है। तो बस अब इनकी स्टेबिलिटी को आप देख लो। तो देखो यहां पर 3 हाइड्रोजन है और पानी में आपने डाल रखा है, यहां पर इस नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और इस नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन है, और पानी के अंदर आपने डाल रखा है। तो पानी के अंदर डाल रखा है तो पानी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये देखो। तो जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो ज्यादा घुला है, ज्यादा सोल्यूबल हुआ है, यानी कि उसका सोल्वेशन ज्यादा हुआ है, तो वो ज्यादा स्टेबल है। यहां पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, देखो जितने हाइड्रोजन है उतने ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे ना, यहां पर 2 बनेंगे और यहां पर तो केवल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो गाइज एक, अब इनकी स्टेबिलिटी को आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई इसको घेर रखा है 3 आदमियों ने, तो इसको हिलने नहीं देगा ना, जो नहीं हिले वो स्टेबल। इसको घेर रखा है 2 आदमियों ने, तो यह थोड़ा बहुत हिल सकता है, मतलब कम स्टेबल। और इसको तो एक ने ही पकड़ रखा है, तो इसका मतलब ये तो भाग सकता है, इसका मतलब ये तो सबसे कम स्टेबल हो गया। आ गई ना बात समझ में। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा सोल्वेशन और उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज, और जिस स्पीशीज से जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है वो उतना ही स्टेबल होता है। तो गाइस कहने का मतलब इसका सोल्वेशन ज्यादा हुआ है, इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, यानी कि इसको 3 H2O ने घेर रखा है, इसको हिलने नहीं देंगे, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल। और यह स्टेबल है, इसका मतलब पहले बना है, यह पहले बना है तो इसके कोरिस्पोंडिंग एमीन ने पहले H+ एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब इसकी कोरिस्पोंडिंग एमीन ज्यादा बेसिक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्राइमरी अमाइन ज्यादा बेसिक, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन और उसके बाद टर्सरी अमाइन। अब देखो गड़बड़ हो गई कि भी प्लस आई इफेक्ट बोल रहा है कि
टर्सरी अमाइन ज़्यादा बेसिक है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रही है कि प्राइमरी अमाइन ज़्यादा बेसिक है। अब क्या रिजल्ट निकालें? तो गाइज आपको पता है जब दो लोग लड़ते हैं ना तो फायदा तीसरे को होता है। तो कहने का मतलब ना ही तो प्राइमरी अमाइन ज़्यादा बेसिक होगी और ना ही टर्सरी अमाइन ज़्यादा बेसिक होगी। तो ज़्यादा बेसिक कौन होगी? सेकेंडरी अमाइन। इसका कारण क्या है देखो, ध्यान से समझना ये बातें, आप एक एक बात नोट कर लेना, ठीक है ना, ताकि बेसिसिटी अच्छी तरह से आप समझ जाओ। तो गाइज देखो, टर्सरी एमाइन है तो टर्सरी एमाइन में प्लस आई इफेक्ट तो लग जाएगा, लेकिन उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लग पाएगी। जबकि प्राइमरी एमाइन है ना, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो लग जाएगी लेकिन प्लस आई इफेक्ट नहीं लग पाएगा। लेकिन जो सेकेंडरी एमाइन है, ठीक है ना, इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, अभी हमने देखा है, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पर प्लस होता है। जबकि जो सेकेंडरी एमाइन है उससे 2 तो एल्किल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन, है ना, पानी में डालने के बाद H+ एक्सेप्ट करेगा ना, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बराबर बन जाती है और प्लस आई इफेक्ट भी बराबर होता है। यानी कि इसमें दोनों इफेक्ट बराबर काम करते हैं, प्लस आई इफेक्ट भी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। तो सबसे ज्यादा बेसिक सेकेंडरी अमाइन होती है, ठीक है। अब देखो, प्लस आई इफेक्ट बोल रहा है कि टर्सरी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहा है कि प्राइमरी अमीन होगी, तो दोनों लड़ेंगे तो फायदा तीसरे को होगा। तो गाइज सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होती है। तो एक बात आप समझ गए। अब यह दिक्कत आ जाती है कि सेकंड नंबर पर किसको ले, प्राइमरी अमाइन को ले या फिर टर्सरी अमाइन को। तो इस बात का सॉल्यूशन देगा स्टेरिक हिंड्रेंस। ध्यान से समझना। तो देखो हमें यह तो पता चल गया कि सेकेंडरी अमाइन होती है ना, सेकेंडरी अमाइन इज हाईएस्ट बेसिक। यह तो हमें पता चल गया कि सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगी। लेकिन सेकंड नंबर पर कौन आएगा, प्राइमरी आएगी या फिर टर्सरी आएगी? तो इसकी बात हमें स्टेरिक हिंड्रेंस बताता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या बोलता है? यह बोलता है कि अगर एल्किल ग्रुप बड़ा हुआ ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी तो हम किसको देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट को, ठीक है ना। अब दूसरी बात, अगर एल्किल ग्रुप छोटा हुआ, देखो मैं 2 ऑर्डर अभी बताऊंगा तो वो ऐसे कैसे याद कर लेना। दूसरी बात, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या बोलता है कि अगर एल्किल ग्रुप छोटा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगेगी, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी तरह से बनेगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर अच्छी तरह से बनेगी तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात मानेंगे और प्राइमरी अमाइन को बेसिक कर देंगे। तो गाइज हमारे पास मान लो क्वेश्चन आ गया कि एक तो हमारे पास ये है प्राइमरी, ठीक है, और एक हमारे पास है सेकेंडरी, ठीक है ना, कोमा लगा दो, और ये हमारे पास है टर्सरी अमाइन, ठीक है। तो एल्किल ग्रुप, मैथिल ग्रुप सबसे छोटा ग्रुप। तो आपको पता है, ये तो आप आंख बंद करके बता सकते हो कि सबसे ज्यादा बेसिक तो सेकेंडरी अमीन होगी। हमने इतनी सारी रामलीला पढ़ ली है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा बेसिक तो सेकेंडरी अमाइन होगी। अब देखो सेकंड नंबर पर कौन आएगा। तो आपको पता है कि एल्किल ग्रुप है छोटा, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क नहीं करेगा। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क नहीं करेगा तो बात माननी पड़ेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यह बोलता है कि प्राइमरी अमाइन होगी। तो उसके बाद आपकी प्राइमरी अमाइन और उसके बाद आपकी टर्सरी अमाइन। अब गाइज ये क्वेश्चन आ गया तो बस ये 2 ऑर्डर याद कर लेना अच्छी तरह से। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। तो आपको पता है कि ज्यादा बेसिक तो सेकेंडरी अमाइन होनी है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधा बता सकते हो कि सबसे ज्यादा बेसिक सेकेंडरी अमाइन होगी। अब देखो एल्किल ग्रुप, एथिल ग्रुप एक बड़ा ग्रुप होता है। अगर एथिल ग्रुप बड़ा होगा तो वो इन हाइड्रोजन को क्या करेगा, छुपा लेगा, मतलब हाइड्रोजन के चारों ओर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे।
आ गई बात समझ में कि अगर एल्किल ग्रुप बड़ा होगा ना तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनने देगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही है तो हम किसकी बात मानेंगे, प्लस आई इफेक्ट की। किसकी बात मानेंगे, प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट ये बोलता है कि टर्सरी एमाइन होगी। तो इसके बाद आपकी आती है टर्सरी एमाइन और उसके बाद आपकी आती है प्राइमरी एमाइन। तो गाइज ये अमाइन की बेसिसिटी है, तो ध्यान से आपने समझ ली होगी। अब इनको लिख लो ऐसा का ऐसा। तो गाइज अब हम अमाइन की बेसिसिटी की कंपैरिजन अमोनिया के साथ करते हैं। तो पहले हम एल्किल अमाइन की करेंगे और उसके बाद एरिल अमाइन की करेंगे। तो गाइज देखो ये आपके पास अमाइन है, ठीक है, एल्किल अमाइन है, और ये आपके पास अमोनिया है। तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि जो बेस होता है वो लोन पेयर देता है, यानी कि लोन पेयर जो दे वो बेस, जो जल्दी दे वो स्ट्रॉन्ग बेस। तो इनमें से जल्दी कौन देगा, तो आपको पता है यहाँ पर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट देखना है। तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप क्या करेगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। प्लस आई इफेक्ट का मतलब सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना दूसरे की ओर, ठीक है ना। और माइनस आई इफेक्ट का मतलब है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना। तो यह एल्किल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यानी कि नाइट्रोजन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो लड़ाई करेंगे। इससे अच्छा है कि जल्दी से इन इलेक्ट्रॉनों को दे ही दे। तो जल्दी लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, एल्किल एमाइन। इसका मतलब जो जल्दी लोन पेयर डोनेट करे वो स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो आपकी एल्किल एमाइन है वो अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेसिक होती है। अब गाइस देखो एरिल अमाइन वर्सेज अमोनिया। तो देखो एरिल अमाइन में हम एनिलीन यूज करते हैं। तो ये एनिलीन, तो साथ साथ इसका रिजोनेंस भी आपको समझ में आ जाएगा कि NH2 ग्रुप प्लस R इफेक्ट शो करता है, ठीक है, तो वो और समझ लो। तो गाइस देखो ये लोन पेयर अगर यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। देख लो 1 2 3 4, एक नया बन गया 5। इसका मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए। तो यह क्या करेगा, डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आगे वाले कार्बन पर शिफ्ट कर देगा। तो आपके पास रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड और ये H2, यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो खुद के पास कमी होगी तो प्लस चार्ज आ गया। यहाँ पर बन गया नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा और ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा। अब गाइज ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, ध्यान रखना, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे ना तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए। देखो दिखाता हूँ आपको, पता है कि हाइड्रोजन लगा रहता है, तो 1 2 3 4 और ये 5। इसका मतलब कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता ना, तो डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर देगा। तो गाइज आपके पास स्ट्रक्चर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नया बॉन्ड जनरेट हो गया, ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे तो ये आगे चलेंगे। अब सीधा लिख दो बस। तो गाइज आपके पास यहाँ पर बॉन्ड बन गया, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा और ये डबल बॉन्ड NH2 और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ पर, तो इस कार्बन के वापस 5 बॉन्ड हो गए तो वापस दे देगा। तो गाइज ये आपको क्यों बताया गया है वो ध्यान से समझना। ये जो मैंने रिजोनेंस आपको बताया है ये क्यों बताया है। देखो अमोनिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, यह अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा, लेकिन एरिल अमाइन के जो लोन पेयर है वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो डोनेटिंग के लिए लेस अवेलेबल है। अरे भाई कहाँ लोन पेयर है क्या, देखो लोन पेयर तो रिंग के पास चला गया। अब जिसके पास लोन पेयर नहीं है वो देगा तो क्या। तो एरोमेटिक एमीन में या फिर एरिल एमीन में लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए डोनेटिंग के लिए लेस अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें ना तब अमोनिया ज्यादा बेसिक है, अगर ऊपर वाले की बात करें तब अमोनिया इससे कम बेसिक है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो आप इनको लिख लीजिए अच्छे से। तो गाइज एमाइन की कुछ एक रिएक्शंस है जो उसकी बेसिसिटी को शो करती है, यानी कि हम एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे एमाइन की।
तो देखो, अगर हम एमाइन की रिएक्शन HCl के साथ करवाएं तो आपको पता है कि ये एसिड है, H देगा और ये H एमाइन H लेगी, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है ना। तो इसके पास अगर इसने ये H ले लिया तो इसके पास टोटल 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ये Cl यानी कि इस पर आ गया प्लस और इस पर आ गया माइनस, ठीक है ना, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर दिए हैं, क्योंकि ये लोन पेयर देगा तभी तो ये H प्लस आएगा ना। तो इसका नाम लिखते हैं, R का मतलब हो गया एल्किल, N पर प्लस का मतलब अमोनियम, और Cl माइनस मतलब क्लोराइड। तो ये तो हो गई HCl के साथ रिएक्शन। अब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं। तो गाइस ध्यान से समझना, तो ये भी एसिड है। अब आपको पता है कि एमाइन H प्लस एक्सेप्ट करती है, लेकिन एक एमाइन एक H प्लस ही लेती है, और H2SO4 आपको पता है कि 2 H प्लस देगा, तो हमें 2 एमाइन लेनी पड़ेगी। तो RNH3 यानी कि एक एमाइन ने एक H प्लस ले लिया, लेकिन एमाइन कितनी है, 2 है ना, तो ये लो 2 एमाइन और SO4। आ गई बात समझ में। अगर आप यहाँ पर प्लस लगाओगे तो यहाँ पर आपको 2 माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो देखो यहाँ पर भी 2 प्लस है, RNH3 पर 1 प्लस है, और इसका होल ब्रैकेट है ना, होल 2 है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस हो जाते हैं, तो ये न्यूट्रल है, ध्यान रखना। तो इसका नाम लिखेंगे, तो R का मतलब हो गया एल्किल, N पर प्लस का मतलब अमोनियम, और SO4 2 माइनस का मतलब सल्फेट। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर हमने 2 एमाइन इसलिए लिए क्योंकि H2SO4 2 H प्लस देगा, और एक एमाइन एक H ही ले सकती है। ऐसे ही हम क्लोरोप्लेटिनियम एसिड के साथ करेंगे। तो यह आपकी एमाइन, और ये है PTCl6 क्लोरोप्लेटिनियम एसिड, ठीक है ना, क्लोरोप्लेटिनियम एसिड। तो यहाँ पर भी 2 H प्लस है, तो हमें ये 2 लेने पड़ेंगे। तो सेम टू सेम RNH3 का होल 2। अगर आप यहाँ पर प्लस लगाओगे तो यहाँ पर आपको 2 माइनस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो नाम लिख दो, R का मतलब हो गया एल्किल, N पर प्लस का मतलब अमोनियम, ठीक है ना, अमोनियम, और Cl का मतलब क्लोरो, और प्लेटिनम का मतलब हम लिखेंगे प्लेटिनेट, ठीक है गाइज। ऐसे ही हम गोल्ड के एसिड के साथ करवाते हैं। तो ये RNH2, ठीक है, इसके पास लोन पेयर होता है, तो ये लिख देना सभी जगह, HAuCl4। Au का मतलब होता है ओरम यानी कि गोल्ड, तो इसका नाम है क्लोरो ओरिक एसिड। तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो आपको एक अमाइन ही लेनी पड़ेगी। तो अमाइन क्या करेगी, हाइड्रोजन ले लेगी, और AuCl4। अगर आप यहाँ पर प्लस लगाते हो तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, तो है ना। तो ये ब्रैकेट तो आप लगा ही नहीं सकते, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लगता है, तो आप ये लगा दो, है ना। तो R का मतलब एल्किल, N पर प्लस का मतलब अमोनियम, Cl का मतलब क्लोरो, और इसको लिखेंगे हम ओरेट, ठीक है। तो गाइज ये सब एसिड्स है, तो इनके साथ अमाइन सोल्ट बनाती है। तो आपको पता है कि एसिड के साथ सोल्ट बेस ही बना सकता है। तो इन रिएक्शन से एमाइन की बेसिक प्रॉपर्टीज शो होती है। तो गाइज बाकी की केमिकल रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।